Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel आदर्श आलिया। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा आज ये इम्यून सिस्टम सीरीज का लेक्चर 7 है, जिसमें स्टूडेंट्स हम एक बार इसके पहले कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर वीडियो डिटेल में मुझे बनाना है वो है रिसेप्टर सेल्स, बी सेल रिसेप्टर्स एंड टी सेल रिसेप्टर्स। बट उस पर जाने के पहले मुझे लगा कि एक छोटा क्विक रिव्यू हम कर लें जो हम पहले से 6 वीडियोज में देख चुके हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि इम्यून सिस्टम एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और हर बार जब भी हम इसको देखते हैं, इसके टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो टर्म्स नए नए रूप में सामने आते हैं। तो जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू, जो टॉपिक्स हम जो देख चुके हैं उन पर ही हमें एक बार थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यूनिटी क्या है। इम्यून सिस्टम इम्यूनोलॉजी इज द साइंस ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर को मिली हुई है एक प्रकृति प्रदत्त प्रतिरोधात्मक क्षमता, जिससे हम प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो हमारी अपनी ही शरीर को हमारे जो लगातार घिरी हुई है कई तरह के रोगाणुओं से, कीटाणुओं से, जिनको हम पैथोजेंस कह सकते हैं, उनके उन्हें उनकी रक्षा करती है। तो वो जो रक्षा करने का जो कैपेसिटी है उसको हम कहेंगे इम्यूनिटी। और जिस साइंस में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हमारे शरीर की रक्षा, हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम कैसे होता है, कैसे किया जाता है, क्या बनाती है हमारे बॉडी, जिन जो हथियार का काम करते हैं उन सिपाहियों से, उन दुश्मनों से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर पर अटैक करते हैं। उसके बाद हम इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं। वो 4 स्टेप में इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं। इनकाउंटर, एक्टिवेशन, सबसे पहले अटैक करता है पैथोजन, जो बाहर से हो अंदर से हो, नॉन सेल्फ एंड सेल्फ एजेंट्स हो सकते हैं। वो जब अटैक करते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम एक्टिवेशन कहते हैं। एक्टिवेशन के बाद जो हमारे शरीर के हथियार हैं, जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहेंगे, बी सेल्स टी सेल्स कहेंगे, वो अटैक करते हैं। और इस अटैक का कुछ भाग एंटीबॉडी के फॉर्म में बी सेल्स और टी सेल्स, जो हम पहले देखे हैं, मेमोरी के रूप में रख लेते हैं, जिसको जो बेसिक प्रिंसिपल है वैक्सीनाइजेशन का। उसके बाद हम देखेंगे एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीजेनेसिटी एंड इम्यूनोजेनेसिटी क्या है, इम्यून सेल्स क्या है लिम्फोसाइट्स में। और इसमें हम एक एंटीबॉडी में इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, एक ये चैप्टर है जो हमें स्पेसिफिक जो डिटेल्स इम्यूनोलॉजी के जाने के पहले जो हमने बेसिक सारे टर्म्स, बेसिक सारे फैक्टर्स देख लिए हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को छोड़ करके। तो हम देखते हैं इसके अगले वीडियो में इम्यूनोग्लोब्यूलिन करें, या जो टिपिकल जो टॉपिक्स मुझे दिए गए हैं जिनमें अब टी सेल, B cell and T cell receptors, their structure, their complex and their activation and differentiation सबसे ज़्यादा required है students से. So let us see. Then sensitivity and hypersensitivity are the very important factors. Specificity, then haptens, epitopes, paratopes, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये सारी आइए हम एक बार जो हम देख चुके हैं उसको फटाफट एक रिव्यू कर लें। तो स्टार्ट्स विद द इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के इस जैसा हमने देखा, हमारे शरीर को बाहरी प्रतिरक्षात्मक प्रणाली हमारे शरीर में है, जो बाहर से अटैक करने वाले सारे एंटीजेंस या पैथोजन, जिसको हम कहते हैं एक्चुअली जो अटैक करता है, जो शरीर को बीमार कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को हम पैथोजन कहते हैं। और उस पैथोजन में पूरा का पूरा पैथोजन नहीं अटैक करता है, उस पैथोजन का कोई प्रोटीनस पार्ट होता है। एक्चुअली ये जो इम्यूनोलॉजी के का जो अटैक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, ये सारा प्रोटीनस इंटरेक्शन से, ये हमने पहले भी देखा है। एंटीजन प्रोटीन है, एंटीबॉडी प्रोटीन है, एंटीजन के टाइप्स प्रोटीन है, एंटीजन के जो फ्रैक्शंस हैं जो अटैक करते हैं, जो ट्राई करते हैं, किल करने की कोशिश करते हैं, प्रतिरोधात्मक हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो प्रोटीन है जो उस प्रोटीन ग्रुप को हम एग्लूटिनोजेन कहेंगे। और उसके अगेंस्ट में जो काउंटर अटैक करते हैं
जो हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है उनके जो सेल्स हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं एंटीबॉडी, और ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं ये हैं एग्लूटिनिन। तो the agglutinogen are the foreign substances invading body and capable of stimulating immune response, जबकि एग्लूटिनिन या एंटीबॉडी के प्रोटीन्स प्रोटेक्टिव केमिकल्स बनाते हैं प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। और ये एंटीबॉडीज एग्लूटिनिन भी कहलाते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहलाते हैं। इन इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स दे आर द वेरी स्पेसिफिक प्रोटीन्स having specific regions of attacking and their isotopes। ये जो अपने डिफरेंट फॉर्म्स में ये होते हैं, इनके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, और ये आइसोटोप्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइसोटोप्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजेंस के साथ रिएक्शन करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और दीज अमीनोग्लोबुलिन्स आइसोटाइप्स of these immunoglobulins may be IgD, IgG, IgM, IgE and IgA. D game, this we have seen in our previous video of basics of immunology. So let us start with the immune system। अगर हम immunology, वो साइंस जो हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे काम करता है, हमारे शरीर को कैसे हमारे शरीर की रक्षा करता है नेचुरली या कुछ एक्वायर्ड सिस्टम से या कुछ बर्थ से सीखे हुए सिस्टम से, शरीर की रक्षा कैसे होती है, जिस साइंस में हम वो पढ़ते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल क्लास है। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ थ्योरेटिकल बायोलॉजी। this is a theoretical part। this is the immunology is the branch of theoretical biology which deals with the mechanism response for self and non-self recognition, elimination of foreign invaders in or altered self structures with protection of the structural elements। So this is the immunology। that this as we have seen this immunology के definitions यहाँ पे। now एक चीज स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हम जो मैं स्लाइड्स पे जो समझा रही हूँ उनके भी एक एक टर्मिनोलॉजी को, एक एक टर्म, एक एक लाइन को ध्यान दीजिए। और जो टॉपिक्स थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने स्लाइड्स में दिया हुआ है लास्ट में, बल्कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी से किस तरह के एमसीक्यूज या छोटे क्वेश्चंस या आ सकते हैं, उसके बारे में कुछ मैंने लास्ट के ये 2-3 स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न्स देने की कोशिश की है, शायद आपको हेल्पफुल हो। क्योंकि अभी हम थोड़ा शॉर्ट जिप करके चल रहे हैं, आपके पास समय 1 ही महीने का बचा है, तो मैं चाहती हूँ कि इसके बाद फिर जब मैं इम्यून सिस्टम पे वापस लौटूं एक एक टॉपिक को डिटेल्स में बताऊं। सो लेट अस स्टार्ट विथ द एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गया। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में is the theoretical knowledge of our immune system। इम्यून सिस्टम इज प्रतिरक्षा प्रणाली, कैसे काउंटर अटैक करता है, जो बाहर से पैथोजन हमारे शरीर को अटैक करते हैं उन पर काउंटर अटैक होता है, वो हो गया इम्यून सिस्टम। और लॉगस हो गया साइंस, उसके बारे में जो साइंस हमें बताता है वो हो गया इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम इम्यूनिटी कहेंगे, कैसे जो बॉडी बचाता है हमारे शरीर को बाहरी आक्रमण से, वो हो गया इम्यूनिटी। द प्रोटेक्शन कि वो 2 तरीकों से होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी, वो हम देखेंगे। उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। देन रोल इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शन, कैसे इम्यूनोलॉजी डील्स विथ, किस तरह से किन वेपन्स की सहायता से इन्फेक्शन को हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है और अपनी सुरक्षा करती है। दीज आर कॉल्ड लाइक द रिसेप्शन एक्शंस, एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये जो रोल है ये अब हम डिटेल्स में इस स्लाइड के बाद, आज के वीडियो के बाद डिटेल्स में देखेंगे। पहले बी सेल का, उसके बाद टी सेल्स का। नाउ दिस इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का जो साइंस है उसे जो थ्योरेटिकल डिटेल्स हम जो पढ़ते हैं वो हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं, जिनको हम 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कह सकते हैं। फर्स्ट इज क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड सेकेंड इज लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का वो पार्ट
जो मेडिसिन को डील करता है, वैक्सीनेशन के बारे में बताता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तो किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है, इम्यून सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी बॉडी पर बाहर से कोई भी अटैक आता है, कोई भी फॉरेन बॉडी आती है तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षात्मक प्रणाली बिल्कुल सजग हो जाती है और वो मार गिराती है, बाहर से आने वाले किसी भी एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे पहले इम्यून सिस्टम को, अपने बॉडी के ही इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होता है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चेंज करना है, ब्लड बदलना है, ब्लड ऐड करना है, तो चढ़ाना है, खून जब चढ़ाना है तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं हो, क्लॉटिंग नहीं हो, ग्लूटिनेशन नहीं हो, ये सारी बातें ध्यान रखनी जाती है। देन इम्यूनोपैथोलॉजी, तो क्लिनिकल immunology deals with all the medications and the medicines, whereas the laboratory immunology deals with the testing and data analysis. blood cells कैसे हैं, कितने हैं, कितना आरबीसीज का परसेंटेज, डब्ल्यूबीसीज का परसेंटेज ब्लड सेल ब्लड में, और जो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं, जो सेलुलर एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी से रिलेटेड जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका एक्सपेरिमेंटेशंस करना, टेस्ट्स करना, सारे तरह का ये जो डाटा कलेक्शन है दैट कम्स अंडर द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी इज एक्चुअली द साइंस ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको इन जनरल सीरोलॉजी कहते हैं, बट लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी में सीरोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि सीरोलॉजी डील्स विथ द फाइटिंग और द एक्शन एंड काउंटर एक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको, एंटीजन भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन है, तो ये जब आपस में फाइट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और किस तरह से ये काउंटर अटैक करके पैथोजन के जो एंटीजेंस हैं, पैथोजन का एंटीजन वाला पार्ट जो प्रोटीनस पार्ट है, फिर हमने देखा उस एंटीजन में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो कि अटैच करते हैं, बाइंड करते हैं एंटीबॉडी जिनके साथ, जो एपिटोप्स एंड पैराटोप्स एंड जो इम्यून सिस्टम को क्रिएट नहीं करते हैं उनको हम हैप्टेंस कहते हैं। तो ये दीज फैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी सीन। हम एक एक करके अब बेसिक्स देख लें। तो दिस इज हाउ द इम्यूनोलॉजी इज स्टडी। नाउ इम्यूनोलॉजी के बाद आता है इंपॉर्टेंट टर्म इज इम्यूनिटी। एज वी हैव सीन, इम्यूनोलॉजी बताता है वो साइंस जिसमें इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, और इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमारी शरीर सुरक्षित रहता है फ्रॉम द फॉरेन अटैक्स और इन्वेडर्स। वो इन्वेडर्स सेल्फ एजेंट्स हो सकते हैं, नॉन सेल्फ एजेंट्स हो सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि माइक्रोबियल्स हो सकते हैं, नॉन माइक्रोबियल्स हो सकते हैं, बॉडी के अंदर के एजेंट्स हो सकते हैं, बॉडी के बाहर के एजेंट्स हो सकते हैं। वो सारे इन्वेडर्स जो बॉडी के कंस्टिट्यूएंट नहीं है, बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो सारे इन्वेडर्स हैं, वो एंटीजेंस हैं या पैथोजेंस हैं। और पैथोजेंस के या पैथोजन का जो प्रोटीनस पार्ट है जिसको काउंटरैक्ट करना है, जिसके एक्शंस को रोकना है, बढ़ने से रोकना है, वो कहलाते हैं एंटीजन। और वो जो एक्टिविटी, वो सारे एक्शंस जिनसे हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड होती है, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के दो टर्म से बना हुआ है। फर्स्ट इज इम्यूनिस, दिस इज द टर्म इम्यूनिस। इम्यूनिस का मतलब होता है फ्रीडम और एग्जेम्पशन फ्रॉम पैथोजेंस। जो इन्वेडर्स हैं उनसे फ्री कैसे करेगी बॉडी, दैट इज द immunity. Then immunity may be, that is this, so we can say immunity is the capability to fight. Now there are two types of immunity. दो तरीकों से हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो काम करती है, और दो तरीकों से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करती है, इम्यूनिटी शो करती है। दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, ये भी हमने देखा है। फर्स्ट इज द इनेट immunity, or it is also called as the humoral immunity, that is
in that this is a non specific immunity. ये natural immunity होती है, inborn immunity होती है. बॉडी में जो फैक्टर्स हैं innate immunity के, they are brought about through barriers. हम ये कंटिन्यूअसली ऑलवेज ऑन, जिसको ये हमने पहले के स्लाइड में देखा है, इनेट इम्यूनिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं फैक्टर्स, वो ऑलवेज ऑन रहते हैं. कभी कभी वो या तो वो ऑलवेज ऑन होते हैं या वो इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं. इनेट इम्यूनिटी इन ऑलवेज ऑन और इमीडिएट रिस्पॉन्स, ये दो तरह से हो सकता है. और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दिस इज कैपेसिटी ऑफ द बॉडी लर्नड बाय बर्थ. जन्म से ही ये क्वालिटी हमारे बॉडी में होती है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज द नेचुरल इम्यूनिटी. दिस इज अ नेचुरल इम्यूनिटी. इट इज अ डायरेक्ट फाइट एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक. ये जितने भी हमारे इन्वेडर्स आ रहे हैं, बिना उनकी स्पेसिफिसिटी जाने, बिना उनकी खासियत जाने, कंटिन्यूअसली हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, कुछ प्रतिरक्षात्मक सेल्स हैं जिनको हमने पहले देखा, नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं. जब हम लिम्फोसाइट्स देखेंगे तो फिर से एक बार देख लेंगे, वो कंटिन्यूअसली वो नेचुरल किलर सेल्स और कुछ मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, ये कुछ बॉडी के सेल्स हैं जो लगातार अटैक करते रहते हैं इन्वेडर्स को और उनको डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि खा जाते हैं या फेगोसिटाइज कर लेते हैं. दे डज नॉट रिक्वायर प्रीवियस एक्सपोजर. कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको कहीं से एक्सपोजर मिले तभी वो एक्टिव होंगे, ये इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा. नो मेमोरी, नो डाइवर्सिटी. इसमें कुछ बहुत स्पेसिफिसिटी नहीं है कि वो टाइप ऑफ पैथोजन आएगा तो वो सेल होगा, ये पैथोजन आएगा तो वो सेल होगा, इस तरह के प्रोटीन का ये प्रोटीन होगा. सो दिस इज अ डायरेक्ट एक्शन, बट कोई मेमोरी नहीं है, मारो और भूल जाओ. सो दे आर ऑलवेज ऑन. दिस innate immunity agents or the weapons are always on, but without any specific diversity. Now they cannot distinguish between self and non-self antigens. ये antigens specific नहीं होते हैं. जो अगर आपको याद हो तो acquired या adaptive immunity बहुत ही specific होते हैं. Self and non-self एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं. किस तरह के एंटीजेंस के लिए किस तरह का रिसेप्टर बनाना है, एंटीबॉडी बनाना है, तभी वो काम करेगा. अदरवाइज अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के जो औजार हैं, जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहेंगे, वो एक्टिव नहीं होते. नाउ इस इनेट इम्यूनिटी के जो जिन जिन सेल्स के थ्रू काम करते हैं, या हमारे शरीर के वो भाग जो इनेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बेरियर्स. अब ये बेरियर्स एनाटॉमिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, हिस्टोलॉजिकल हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी हो सकते हैं. जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. पहले हम यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी हमने देख लिया, अब इनके बेरियर्स देखेंगे और उनका एक्शंस देखेंगे. एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी इज, इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद स्थितियों को, अपने आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए हमारा शरीर लड़ना सीखता है बाहरी आक्रमणकारियों से. बाहरी मतलब कि सेल के जो पार्ट नहीं है वो बाहरी भी हो सकते हैं, वो अंदर इंटरनल भी हो सकते हैं. जितने जो भी एंटीजेंस हैं उनको इनसे फाइट करने के लिए उनको लड़ना होता है. जो जो इनेट इम्यूनिटी है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, मेमोरी नहीं होती है. जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी और लर्नड इम्यूनिटी ये होस्ट स्पेसिफिक होती है, एंटीजन स्पेसिफिक होती है. ये थोड़े टाइम लगता है इसको अपियर होने में, इस इम्यूनिटी के को इफेक्टिव होने में थोड़ा समय लगता है, बट एक बार जब अपियर होता है तो लॉन्ग लास्टिंग होता है. देन इट रिक्वायर्स प्रीवियस एक्सपोजर. इससे थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपोजर की भी जरूरत होती है. ये हमने पहले देखा कि पहले से जो बीमारी अटैक करती रही है
जो फ्लू हमेशा जैसे एक बार हुआ दोबारा हुआ, तो अगर इस फ्लू से कुछ सीवियरिटी आती है तो प्रीवियस एक्सपोजर से ज्यादा फाइट करना हो तो थ्रू वैक्सीनेशन या थ्रू मेडिकेशन या थ्रू मेडिसिन भी इसको इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एनहांस किया जा सकता है। तो इसके लिए एक प्रीवियस एक्सपोजर की जरूरत होती है। इट हैज मेमोरी, इट हैज हाई डाइवर्सिटी। ये अलग अलग तरह के, बहुत तरह के डाइवर्सिटीज होते हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरत होते हैं, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। It can distinguish between self and non-self cells. The acquired immunity के लिए जो cells responsible हैं, जो agents responsible हैं body में, they can differentiate between the self and non-self cells. Non-self cells and self cells we have already seen. Now, this acquired immunity may be of two types. Now, acquired active immunity AAI and acquired पैसिव इम्यूनिटी। इसके लिए अगर इफ यू रिमेम्बर, एक बार मैं रिकॉल करना चाहूंगी, आप बैक में पिछले स्लाइड में हमने देखा है इम्यूनिटी को तीन भागों में भी बांटा गया है। innate immunity, adaptive immunity and passive immunity. That is one type of classification, but more proper classification is this, that the immunity may be of two types: innate or natural immunity that is learned from birth। और ये भी दो तरह के हो सकते हैं, एक ऑलवेज ऑन रहे और एक इमीडिएट रिस्पॉन्स रहे। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो तरह के होते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब ही समझ में आता है, एक्टिव मतलब बिल्कुल ही एक्शन में आ जाते हैं, और पैसिव थ्रू अ थर्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, द इम्यूनिटी attained in the infants through the placenta of the mother or through the colostrum, the first milk of the mother। ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह के नेचुरल भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी होते हैं, और आर्टिफिशियल भी पैसिव इम्यूनिटी होते हैं। सो फर्स्ट लेट अस सी इनेट इम्यूनिटी में बैरियर्स क्या क्या है। वो एजेंट जो इनेट इम्यूनिटी को कैरी करते हैं, द एनाटॉमिकल बैरियर्स आर स्किन, जिसमें एपिथेलियल सेल्स के स्ट्रेटम कॉर्नियम सेल्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स में पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में पाए जाते हैं, देन आई लिड्स, हेयर्स इन नोज। दीज आर द ऑर्गन्स थ्रू विच कंट्रोल एज द एनाटॉमिकल बैरियर्स। ये किल करने की कैपेसिटी रखते हैं बॉडी को में पैथोजेंस को एंटर करने से पहला, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ये बैरियर्स आते हैं। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आर ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, जो कि बॉडी का पीएच को 3 to 5 में मेंटेन करते हैं, ताकि एसिडिक रिएक्शंस, बैक्टीरिया जिसमें एसिडिटी जब ज़्यादा बढ़ती है तो बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा विरुलेंट होते हैं, ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, तो उस स्थिति को कंट्रोल करते हैं। देन लाइसोजाइम्स और लाइसोएंजाइम्स आर secreted by the cells of the eye part, कॉर्निया रेटिना के में जो ग्लैंड्स होते हैं वो टीयर्स क्रिएट करते हैं, थ्रू दोज टीयर्स द बॉडी आईज आर प्रोटेक्टेड। देन HCl प्रोड्यूस करता है स्टमक, जो गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो बाहर से आए हुए पैथोजेंस को किल करते हैं। देन इंटरफेरॉन्स, these are certain particular type of proteins which are antiviral protein. This is this is released by the cells, specifically gastrointestinal tracts में, esophagus में, intestine में, इन सब जगहों पे सेल्स रिलीज करते हैं कुछ प्रोटीन इंटरफेरॉन्स, जो इन्फेक्शन के पैथोजेंस पर काम करते हैं, एंटीजेंस पर काम करते हैं और उनके से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। देन आर द पायरोजेंस, दीज आर द particular type of proteins again that cause fever by the biting of certain say कुछ पैथोजेंस जो अटैक करते हैं, किसी तरह का इरिटेशन क्रिएट करते हैं जिसके स्किन पे या बॉडी के अंदर, और सिक्रीट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स, दे आर कॉल्ड एज पायरोजेंस, दैट मे कॉज, इस तरह के इरिटेशन से कभी कभी फीवर होता है।
that is due to the pyrogens. Then are the phagocytic barriers like the macrophages, dendritic cells, monocytes, histocytes. These are the cells, इसके बारे में हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं. They are the macrophages or the Kupffer cells of liver and dendritic cells. Phagocytic का मतलब ही आप समझ में आते हैं. phagos मतलब सॉलिड एंड साइटोसिस मतलब एंडोसाइटोसिस से अंदर की तरफ खा जाना, सेल ईटिंग जिसको हम कहते हैं. फैगोसिटिक बैरियर, तो ये फैगोसिटिक बैरियर्स ये बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं. लिम्फेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होते हैं. ये पैथोजेंस को खा जाते हैं, मतलब उनको कैच करके सिक्रीशंस के द्वारा उनको फ्रैगमेंटेट कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं और अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और इनके कुछ पार्टिकल्स उन जो सेल्स उनको ईट करते हैं उनके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ एपीसीज, दैट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह. देन आर अनदर टाइप ऑफ बैरियर्स आर द इन्फ्लेमेशनल बैरियर्स. ये these are certain particular type of secretions like histamines and prostaglandin. Histamines cause redness, swelling. जबकि prostaglandin, these are the proteins, they cause allergic reactions, pain, redness, irritation, etc., itching, etc., are created by inflammational barriers. Then are the natural killer cells. These are the cells produced by the lymphatic cells. और ये एक्टिव अटैक करके कंटिन्यूअस पैथोजेंस को मारते रहते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी एज कॉम्प्लीमेंट सेल्स. ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की तरह काम करते हैं. सो दीज आर द वेपन्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी attack system, first line of defense. Then acquired immunity के लिए, the acquired immunity as we have seen earlier, ये दो तरह का होता है, acquired active immunity, acquired passive immunity. Acquired active immunity is caused by the attack of microorganisms, microbials. ये in the last slide we have seen immunity, जो pathogens होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, microbial and non-microbial. तो माइक्रोबियल जो होते हैं दे आर कॉज द एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल. नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स ओनली आफ्टर सफरिंग फ्रॉम डिजीज. जैसे मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, ये जब अटैक हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वायरसेस का, उसके बाद बॉडी एक्वायर कर लेती है कि अब अगर फिर से दोबारा आएगा तो वो वायरस, तो उसको अटैक करके उसको किल करने की प्रतिरक्षा सिस्टम डेवलप कर लेता है बॉडी. जबकि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इम्यूनिटी डेवलप्स विदाउट सफरिंग फ्रॉम डिजीज. ये एक एक्वायर्ड आर्टिफिशियल मतलब बना करके लेबोरेटरी टेक्निक से एंटीवेनम्स या कुछ ऐसे पैथोजेंस को हीट किल करके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं. दैट इज द थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, जिसमें हीट किल्ड माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में. दैट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस लाइक पोलियो, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी. अब तो वो जो लेटेस्ट पैंडेमिक आया हुआ है कोरोना, उसके भी वैक्सीनेशन आ चुके हैं. सो दिस इज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी. देन एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव मतलब डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा है, बल्कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एक और पार्टी इन्वॉल्व है इस इम्यूनिटी में. दैट इज ऑल्सो नेचुरल टाइप एंड आर्टिफिशियल टाइप. नेचुरल API or acquired passive immunity is the immunity acquired by the child before birth. दो तरह से चाइल्ड में या न्यूबॉर्न इन्फेंट है उसमें पैसिव इम्यूनिटी दो तरह से डेवलप कर सकती है. एक तो थ्रू प्लेसेंटा, मैटरनल प्लेसेंटा, और दूसरा थ्रू द फर्स्ट मिल्क, दैट इज कोलेस्ट्रम, जिसमें IgA, इम्यूनोग्लोबिन A काफी मात्रा में पाया जाता है. और ये बॉडी को, बच्चे की बॉडी को बहुत प्रतिरक्षात्मक कवरिंग देता है. पर इसमें यही है कि इस तरह की इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है. बट जब तक ये इस तरह के इम्यून सेल्स इनएक्टिव होते चले जाते हैं, जब तक ये प्रतिरक्षात्मक प्रणाली
अक्षम होने लगती है, तब तक चाइल्ड की अपनी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर जाता है। तो इस तरह से बॉडी की रक्षा होती है। देन आर द आर्टिफिशियल एपीआई। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इज थ्रू इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी फ्रॉम अदर एनिमल्स। दूसरे ऑर्गेनिजम्स से ले करके, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो, उनसे एक्वायर किया जाता है इस तरह के एंटीजेंस को। और इस इनको यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल एंटी स्नेक वेनम जो होता है, स्नेक बाइट के लिए जो वेनम एंटी वेनम जो देते हैं, दोज आर द केमिकल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हॉर्स। देन रेबीज का जो मेडिसिन दिया जाता है, दैट इज अगेन acquired from some other animals. Then injection after injections, this infection is the treatment. Actually ये this requires injection after infection. जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद इस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है फॉर द पर्टिकुलर टाइम, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर गिवन टाइम। बहुत लंबे टाइम तक ये नहीं चलता है। जब बीमारी हुई तब ये इमीडिएटली, अगर बीमारी इन्फेक्शन अपीयर होने के पहले, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्फेक्शन को अपीयर होने के पहले ये मेडिसिन दिए जाते हैं। नाउ अब हमने देखा कि किस तरह से इम्यून सिस्टम काम करता है, इम्यूनिटी काम करती है। नाउ लेट अस सी द इम्यून सेल्स, व्हाट आर दोज वेपन्स जिसकी सहायता से हमारी बॉडी लड़ती है पैथोजेन से। एंड दोज आर द लिम्फोसिटिक सेल्स। इनके ओरिजिन की कहानी ये भी हम पहले देख करके आए हैं। बोन मैरो में जो लंबे लॉन्ग बोन्स होते हैं, फीमर ह्यूमरस, इनके जो शाफ्ट में स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, बोन मैरो होता है, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं। द स्टेम सेल्स आर द ओरिजिनली द स्टेम सेल्स आर द टोटिपोटेंट सेल्स। मतलब एकदम जो इन्फेंट में, इसलिए आपने सुना होगा बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए इन्फेंट का, न्यू बॉर्न बेबी का स्टेम सेल को या प्लेसेंटा के स्टेम सेल को प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि उसके कुछ सेल्स टोटिपोटेंट होते हैं, मतलब वो किसी भी सेल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। बट मेनली स्टेम सेल, जो इम्यून सिस्टम जहाँ पे काम करता है, उसके लिए स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं hemopoietic cells, and these hemopoietic cells are the pluripotent. That is, ये ब्लड रिलेटेड काम, बहुत सारे काम एक पर्टिकुलर एरिया में कई तरह के सेल्स को बना सकते हैं, जो कि जैसे ब्लड एंड लिम्फेटिक फ्लूइड में हीमोपोएटिक सेल्स उनके कंस्टिट्यूएंट्स को बनाते हैं। तो इनका दो ग्रुप होता है, माइलॉइड सेल एंड लिम्फोइड सेल। माइलॉइड सेल ब्लड कंपोनेंट्स को बनाते हैं एक्सेप्ट द डब्ल्यूबीसीज और द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोइड सेल्स मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। Monocytes are the WBCs that which are active in the innate immunity by the phagocytizing, that is the macrophages, dendritic cells, etc. Then lymphocytes are natural killer cells, B cells and T cells. Natural killer cells are responsible, ये हम लोग ऑलरेडी देख करके आ रहे हैं, इन्नेट के लिए, इन्नेट इम्यूनिटी के लिए। और B cells and T cells are responsible for adaptive immunity के लिए. Now B cells or the Barcel cells or the Bursa fabricius cells, they are produced, originated into the bone marrow and maturated there only. Bone marrow में ही ये mature भी होते हैं, बट इनका एक्टिवेशन होता है बाय द टी हेल्पर सेल्स, और टी हेल्पर सेल्स बोन मैरो में ही पहुंच करके एक्टिवेट करते हैं। और उसके बाद बी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो ये दो तरह के सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी, और मेमोरी सेल्स, इनमें से कुछ एंटीबॉडी जो अपना काम कर चुके होते हैं, ये अटैक करके प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को बाय द प्रोलिफरेशन और द माइटोटिक प्रोसेसेस। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और उन एंटीबॉडीज को अटैक करके जब वो, कुछ एंटीबॉडीज किल करने में काम आते हैं, और कुछ एंटीबॉडीज आकर के मेमोरी सेल में स्टोर हो जाते हैं डॉर्मेंट स्टेज में। अगली बार जब वही एंटीजन या वो पैथोजन अटैक करें
तो उनको ये सेल पहचान के और फास्टर मूव करते हैं. देन आर द टी सेल्स और द थाइमस सेल्स. दे अगेन ओरिजिन इन बोन मैरो, बट फॉर मैच्योरेशन दे travel, they come out of the blood system, they reach the thymus. thymus gland है जो हार्ट के डोर्सल साइड में सिचुएटेड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो यही एक एंडोक्राइन ग्लैंड है या ग्लैंडुलर सेल है बॉडी का, जो एज के साथ वीक होता चला जाता है. इसीलिए इम्यूनिटी एज के साथ वीक होती रहती है. इस थाइमस में बहुत एक्टिवेशन होता है टी सेल्स का, और वो टी सेल्स वहां पे मैच्योरेशन अटेन करते हैं. मतलब उन पे वो एक्टिव होने के लिए, काम करने के लिए, जो उनको जिस कंडीशंस में उनको पहुंचना है, वो मैच्योरिटी वो अटेन करते हैं थ्रू द हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज थायरोसिन. थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूसेस thymosin. Thymosin is the hormone produced by the thymus gland that acts on these immature B cells. और ये हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे. प्रो सेल, प्रो बी सेल, प्री बी सेल, इस तरह से जितने भी सेल्स होते हैं. सॉरी, यहाँ पे तो अभी हम पहले टी सेल्स के बारे में देख रहे हैं. प्रो प्री बी सेल्स तो ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट हो गया, जो बोन मैरो में ही हो जाता है. थाइमोसिन टी सेल्स को मैच्योर करता है, और टी सेल्स की मैच्योरिटी के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो लिम्फोइड ऑर्गन्स में वो थाइमस में मैच्योर होते हैं. थाइमस से थाइमोसिन आता है ब्लड में, मैच्योरिटी होती है थाइमस में, और उसके बाद ये पास किए जाते हैं थ्रू ब्लड टू द लिम्फेटिक सिस्टम. जो लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, ये भी हमने देखा है, इम्यून सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो ऑर्गन्स, स्किन हो गए जो वेरियस का काम करते हैं. उसके बाद होता है स्प्लीन, देन आर्मपिट, और नेक के रीजन में लिम्फ नोड्स होते हैं. बल्कि लिम्फ नोड्स काफी बॉडी में के दूसरे पार्ट्स में भी होते हैं, बट मेनली ये आर्मपिट में और नेक में होते हैं. उसके अलावा स्प्लीन में पाए जाते हैं. They are found in spleen and some other organs of the body, where they are stored and wait for the attack of the invaders, and then they become activated, और activated होकर के वो recognize करते हैं एंटीजेंस को, एंटीजन के फॉर्म्स को, in form of epitopes and paratopes. epitopes एंटीजन के वो ग्लोबुलिन पार्ट्स हैं, वो प्रोटीनस पार्ट्स हैं, सॉरी, जो इंटरैक्ट करेंगे एंटीबॉडी के पर्टिकुलर पार्ट से, जिसको पैराटॉप कहते हैं. और ये टी सेल्स 4 तरह के हो सकते हैं. टी हेल्पर सेल्स सबसे ज्यादा होते हैं, 70 to 75% इम्यून सेल्स यही होते हैं, और ये कंटिन्यूअसली बनते और बिगड़ते रहते हैं. पर सेकेंड करीब करीब 2000 टी सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, बट इनके लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, और ये बनते रहते हैं और एपोप्टोसिस से खत्म भी होते रहते हैं सेल्स के थ्रू. देन this is the most important part of the immune system, that is the T cytokines और T killer cells. ये सिर्फ मारने का काम करते हैं. जब अगर एंटीजन जितना वायलेंट होगा उतने ये किलर सेल्स वायलेंट होते हैं. और वायलेंट होने का मतलब ये डायरेक्ट सेल पर अटैक करते हैं. जैसा हमने देखा बोन मैरो में, दिस इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ये ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी सेल्स होते हैं. ये एंटीबॉडी बना करके एंटीजेंस को किल करते हैं, या रोगाणु को, पैथोजेंस को किल करते हैं. बट टी सेल्स डायरेक्ट अटैक करते हैं. वो उनको उनसे चिपक जाते हैं, उनमें परफोरिन सिक्रीट करते हैं, जिससे कि उस सेल्स में उन पैथोजन एंटीजेंस के जो सेल्स हैं उनमें, या इन्फेक्टेड सेल्स में, वो बहुत सारे परफोरेशंस कर देते हैं. उन परफोरेशंस के थ्रू ये लाइसोजाइम्स बहुत तरह के अंदर डालते हैं, जो जीनोम पे या न्यूक्लियस पे अटैक करता है सेल के, और उनको फ्रेगमेंटाइज कर देता है. खत्म कर देने का मतलब, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है इतने छोटे छोटे पेप्टाइड बॉन्ड चेन्स में तोड़ देता है, जो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, काम नहीं कर सकते हैं. सो दे आर द किलर सेल्स. अब ये किलर सेल्स अगर इन्होंने पैथोजेंस को मार दिया, तो उसके बाद जरूरी है कि उनको, उनके एक्शन को रोका जाए, रेगुलेट किया जाए. अदरवाइज
पैथोजेंस को मारने के बाद ये किलर सेल्स अगर इनएक्टिव नहीं बन किए गए तो ये बॉडी के सेल्स को, अपने बॉडी के सेल्स को ही किल करने लग जाते हैं। दैट क्रिएट्स द ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रिमेटॉयड आर्थराइटिस, भी एक एग्जाम्पल है। इस तरह के बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। तो ये टी सेल्स या रेगुलेटर सेल्स दे सप्रेस, स्विच ऑफ करते हैं किलर सेल्स क्या, साइटो cytotoxic cells or killer cells. They produce particular type of proteins which are called as cytotoxins, और इस काम को रोकने का काम करते हैं टी सप्रेशर सेल और रेगुलेटर सेल. And then fourth type is TD cell, that they are responsible for hypersensitivity और allergic reactions. एलर्जीज जो होते हैं, बहुत particular type of actions that we will see in when we will see the T cells in details. And then the fifth type are the memory cells. Memory cells, T cells में भी memory cells होते हैं, B cells के memory cells भी होते हैं. B cells के memory cells में चूंकि antibodies स्टोर होते हैं तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ज्यादा वो इफेक्टिव होते हैं एज मेमोरी सेल्स में याद रखने का काम, जबकि टी सेल्स के मेमोरी सेल्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं. नाउ this is the passive immunity. So here we have completed now the cells of acquired immunity and specific immunity that we have seen. ये दो तरह के सेल्स होते हैं, lymphocytes that includes the B cells and T cells, and APCs are the antigen presenting cells. ये भी हम देख कर क्या है, B cells फैगोसाइटाइज करते हैं जो मैक्रोफेजेस जेनेटिक सेल्स, वो डिसइंटीग्रेट करते हैं एंटीजेंस को, और वो फ्रैगमेंटेड पार्ट को सेल के सरफेस पर प्रेजेंट करते हैं. दे आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को रिसीव करते हैं, और तब बी सेल्स एंड टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं. बी सेल्स एंड और टी सेल एक्टिवेशन होता है, एंड देन डिफरेंशिएशन होता है. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मेनली they are required for the activation of the T cells, and these antigen presenting cells के बारे में इसके पहले हमने देखा है, सरफेस प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं. ये इनका फ्रैगमेंट्स को रिसीव करते हैं टी सेल्स, और उसके बी सेल्स के वाई आर्म, बी सेल एंड टी सेल दोनों का एक्टिवेशन के लिए एपीसी बी सेल को भी एक्टिवेट करते हैं, उनके फ्रैगमेंट्स को कैच करते हैं. उसके बाद टी सेल के रिसेप्टर से इस तरह से एक्शन होता है. दिस इज द B cell receptor, this is the T cell receptor, and here is the antigen, and then are the MHC complexes are there, MHC1 and MHC2. MHC2 प्रेजेंट होता है बी सेल पर, MHC1 प्रेजेंट होता है टी सेल पर. टी सेल का जो टी हेल्पर सेल है वो सबसे ज्यादा पूरे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने का काम टी हेल्पर सेल करता है. तो टी हेल्पर सेल से के रिसेप्टर्स काम करेंगे, वो एक्टिवेट करेंगे बी हेल्पर सेल के रिसेप्टर को. यहाँ पर एंटीजन है, दिस इज द एंटीजन, and this may be presented by the APCs, and then the further activation of the immune system will be done, that we will see in the upcoming videos. So this is the story: bone marrow, stem cell, hemopoietic cells, hemopoiesis, hemopoietic cells, lymphocytes, then they become mature, and all lymphocytes found in all lymphoid tissues and organs. They are the armpit, neck region, spleen, liver, kidney, then Pierce patches. These are found in small intestine. So these are the regions or the parts of the lymphoid tissues and organs, or are the lymphatic system. They are forming. Then these when the maturation takes place, some of the cells migrate through the blood
from thymus that degenerate with age, producing thymosin plays role in maturing T lymphocytes. This we have seen. रेस्ट lymphocytes जो बोन मैरो में रह जाते हैं वो बी सेल की तरह मैच्योर होते हैं और ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बन करते हैं, एंड द सेल्स जो थाइमस में पहुंचते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं. नाउ द टी lymphocytes, their mechanism of action. So this we will see in the next class. mechanism of action अभी हमने नहीं देखा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो अब हम डिस्कस कर चुके हैं. बट ये जो डिटेल्स है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरह से ये एक्टिवेट होते हैं, दैट वी विल सी टी सेल का भी और बी सेल का भी. दिस वी विल सी इन डिफरेंट इन अ सेपरेट वीडियो. इसके बाद हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन देखेंगे और उसके बाद हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह एंटीबॉडीज काम करते हैं. नाउ दिस इज द एंटीबॉडीज, हाउ दे आर. एंटीबॉडीज में चार तरह के चेन होते हैं, which are the heavy chain and the light chain. This is the structure of antibody. These details and immunoglobulins I'm not going to discuss here. ये पॉइंट्स आप यहाँ से ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या इसको पॉज करके इंपॉर्टेंट MCQs के लिए. बट दिस स्लाइड एंड अबव बिफोर दिस स्लाइड, this mechanism of action of T and B lymphocytes, this we will see in the next video or after one video. उसके बाद हम receptors के बारे में देखेंगे. Now these are all the points that we have already seen. Humoral factors क्या हैं, cellular factors क्या हैं, T lymphocytes क्या हैं, B lymphocytes क्या हैं, these all we have seen. These are all the points important. Infection किस तरह से innate immunity पर आता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. ये इंट्रासेलुलर हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकती है, इंट्रासेलुलर हो सकती है. ये एनके सेल के थ्रू होता है, फैगोसाइट्स के थ्रू होता है, नेट इम्यूनिटी बी सेल्स एंड टी सेल्स के थ्रू होता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी. दीज ऑल वी हैव सीन. नाउ दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर सर्टेन पॉइंट्स which are very much important for your MCQs. So each and every point I'm not going to just explain you again. This is the entire detail that we have seen. This is you can take these points. अब ये हैं barriers के बारे में, जो अगर आपको राइटिंग नहीं पढ़ पाएंगे आप, तो ये इन चार्ट से आप वो सारे फैक्ट्स ले सकते हैं. एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या है. इसमें अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए हैं. नाउ हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, रिसेप्टर्स, these we will see in the next class. And now these are the two slides. इन दो स्लाइड्स में मैंने कुछ डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके MCQs में बहुत हेल्पफुल होंगे वो देंगे. सो आई थिंक ये आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा. दिस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इम्यूनोलॉजी आपके लिए इजी से इजी बना सकूँ. अगर आपको कहीं कमेंट्स चाहिए, कहीं और एक्सप्लेनेशंस चाहिए, तो डू राइट इन द चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स. थैंक यू.